टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अब एक्चुअल बात करेगा कि कैसे होगा। ज्ञान तो बहुत दे दिया कि होना चाहिए, कैसे होगा। नंबर 1 बोल रहे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनसीईआरटी पे ही स्टिक करके हम बात करेगा अपना सारा। तो आपका एनसीईआरटी बुक में ये पॉइंट है पहला, और उसमें ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं उन लोग कि भाई थर्मल पावर पे उतना डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करके जो टेम्परेचर हीट जनरेट होता है उससे जो भी टरबाइन वगैरह रोटेट होके होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वो वाला चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसका केमिकल नाम भी होता है ना CO2 शॉर्ट फॉर्म, वो वाला चीज़ रिलीज़ होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, तो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इन लोग बोल रहे हैं ये सबसे बेटर है ये वाला। अभी तो उन लोग क्या बोल रहे हैं कि थर्मल को छोड़ के ये दोनों को प्रेफर करो, विंड पावर और सोलर पावर। क्यों ये बेटर है? बोल रहे हैं इन लोग नेचुरल कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है। जैसे जहाँ पे बहुत हवा चल रहा है मस्त, तो वहाँ पे लगा लो विंड मिल्स, तो रोटेट होगा, मतलब हवा चल रहा है उससे रोटेट होगा। फिर टरबाइन्स है, अपना विंड पैनल है, उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा सिंपली। और एनसीईआरटी से भी हम एक बार रीड कर देगा, सिंपल सही है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। हवा चल रहा है उससे, आप सुना होगा ना ऑफ शोर ऑन शोर दोनों होता है, नदी वदी में भी लगा के रखते हैं, वहाँ पर अच्छा हवा आता है, और ऑन ज़मीन में भी लगा रहता है। तो एरिया पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, वो लगाओ उससे रोटेट होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी, उससे एक पावर जनरेट हो रहा है ना, वही पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो इसमें ये एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस, वो सब का कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, साइंटिफिकली नहीं बता रहे, मतलब आपको इसमें बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, यू कैन गो इन वेरी डेप्थ, बट वो साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, सोलर पावर। सोलर पावर में क्या होता है, बेसिकली वो सोलर पैनल लगा रहता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्लांट्स का प्रोसेस है, वो बचपन का क्लास में पढ़ा होगा। वैसे ही फोटोवोल्टिक सेल्स से, वो फोटोवोल्टिक सेल से हीट को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? ये एक बार हम रीड करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ है सोलर पावर के बारे में। देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वही वाला पॉइंट पे लेके गया हम डायरेक्टली। ये बात आप एग्री करते हैं? बोल रहे हैं नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। These cells use special kind of material to capture solar energy. They convert the energy into electricity. This technology is extremely useful for remote areas, या जो भी ऐसा वैसा में यूज़फुल है। आपको पता है कि आप लोगों का बॉडी भी कभी बहुत लेथर्जिक फील करेगा, तो सुबह 6, 7, 8 बजे का सनलाइट लेती, यू विल फील दैट चेंज, यू विल फील दैट एनर्जी। कितना बार जो चीज़ ख़राब होता है, गेहूँ वगैरह या बहुत कपड़ा बहुत देर तक विंटर क्लोथ पड़ा हुआ है, तो हम लोग का मम्मी पापा या जो भी है घर पे, उन लोग है ना उसको उसमें रख देते हैं धूप में, कि सारा कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, बिकॉज धूप सन में उतना एनर्जी है। तो क्यों ना सन का एनर्जी को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह चाहिए। बस ये फोटोवोल्टिक, ये सब थोड़ा साइंटिफिक जो चीज़ें, वो भी ध्यान रखना, आपका आंसर्स लिखने में अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी से जो मेन पॉइंट था वो हम रीड कर दिया, और बोला है ये भी अच्छा है, इंडिया इज़ ऑल्सो लीडिंग एन इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि इसका ग्रोथ, इसका अवेयरनेस और क्रिएट किया जाए इंडिया में, और इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा पाए इंडिया में। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? तो इसमें थर्मल को इग्नोर करके ये दोनों के ऊपर प्रेफरेंस देने हुआ है। अगर आपका जो डाउट आ रहा था हाइड्रो और हाइडल, वो लास्ट पॉइंट पे कवर करेगा। यहाँ पे लिख भी दिए कि हाइडल पावर ओवर, मतलब ये बेटर है हाइड्रो से, वो हम लोग लास्ट पॉइंट में कवर करेगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दो चीज़ एक ही में घुसाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आ रहा है एलपीजी इन रूरल एरियाज, फिर गोबर गैस के बारे में बात करेगा जो कि रूरल एरिया का है। देखो एलपीजी, ध्यान से, एलपीजी का फुल फॉर्म पहले आप बताओ उनको। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वेरी गुड। 2015 में एक स्लोगन आया था, गिव अप एलपीजी सब्सिडी। तो जो हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो बोले कि अगर आपका कैपेसिटी है, अगर आपका इनकम आपको अलाउ कर रहा है, तो आप अपना जो एलपीजी सब्सिडी है उसको गिव अप कर दो। गिव अप करके मेरा पॉकेट में डाल दो, नहीं, गिव अप करके उन लोग को, आप उन लोग के लिए गिव अप करो जो बीपीएल के, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोग को ताकि दे पाए। अब हम आपको एक पॉइंट बताया था, कितना को याद है पता नहीं, जनधन आधार मोबाइल आ चुका है। जनधन अकाउंट वाला आधार का आधार यूनिक नंबर और मोबाइल, ये वाला चीज़ की वजह से सब तक पहुंचना, जो भी इंसेंटिव्स है, जो भी बेनिफिट है, वो एक्चुअली जो केयर होल्डर है जिसको चाहिए उस तक पहुंच पाए। ठीक है, उस समय ये उतना प्रेवलेंट नहीं था, बट अब ज़्यादा और प्रेवलेंट हो गया। तो अब मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि एलपीजी सब्सिडी गिव अप करें, 2015 का स्लोगन है, और उस तक पहुँचे एलपीजी। ये वाला चीज़ ज़्यादा गैस वैस इमिट नहीं करता है, ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, इसलिए इसको प्रेफर करने बोला है। और अगर आप सिंपली अगर क्या बोलते हैं वो लकड़ी काट के, तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, लकड़ी काट के आप डायरेक्ट जला रहे हैं, वो भी दिक्कत है।
काउ डंग वगैरह भी आप डायरेक्ट यूज़ करें तो दिक्कत है, ये अलग टाइप का चीज़ है, इसमें अलग बात है, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज़ करने से दिक्कत है, तो इसलिए एलपीजी प्रेफर करो। गोबर गैस इतना सिंपल नहीं है चीज़, आपको गोबर गोबर लग रहा होगा, ये एक्चुअली काउ डंग, जो हम लोग का कैटल है, काउ है, उसका डंग होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, उसको मिक्स करके बहुत कुछ अड़ंगा करना पड़ता है। जैसे हम लोग का जो अभी मेट्रो सिटीज़ वगैरह उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, सब इतना टाइम ही नहीं है लोग के पास। जो गांव का रूरल एरियाज है उसमें फिर भी पॉसिबल है ये। तो सपोज़ करो आपका 20, पता नहीं हमको कितना सेटअप कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 5 लाख लग गया, तो उसमें से ऐसा भी सिस्टम है कि 2-3 लाख तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा, आप ढंग से प्रॉपर वे में किया है तो मिल जाएगा। और रिसर्च आप कर सकते हैं, इस पर काफ़ी अवेलेबल है डेटा गूगल ये सब में। बट हाँ, गोबर गैस का पूरा प्लांट लगाना पड़ता है जिससे आपको फिर आगे का चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोग का सिलेंडर आता है एलपीजी का, तो उससे गैस जल जाता है ना, जलता है ना, वैसे ही वो गोबर गैस का एक टेक्निक होता है जिसको एक डाइजेशन प्रोसेस होता है, पूरा प्लांट का वेस्ट, प्लांट और काउ डंग को यूज़ करके वो बनाता है, उससे भी फिर वो गैस जलने लगेगा। हम लोग के लिए बस इतना ही जानने के वो गैस जलने लगेगा, एलपीजी का ज़रूरत नहीं है, गोबर गैस से भी जलने लगेगा। और गोबर और काउ डंग, प्लांट वेस्ट, ये सब आपको दिख रहा है कि नेचुरल है और कैसे किसी को हार्म भी नहीं हुआ हो, तो वेस्ट था ऐसे भी। क्लियर है बात। CNG का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। दिल्ली हम गया था जब लास्ट ईयर, तो ज़्यादातर यही था, सब CNG का ही गाड़ी था। इनफैक्ट जो इनोवा वगैरह भी बुक किया था सब CNG। दाम तो पेट्रोल का लेता है उन लोग, लेकिन यूज़ CNG करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, उन लोग जब स्टेशन में रोकता है बीच में भराने के लिए, तो CNG उन लोग फिल कराते हैं। और उन लोग से बात किया तो पता चला कि CNG 30 से 40% सस्ता पड़ता है पेट्रोल डीजल से। तो बोला भैया रेट कम कर दीजिए ना, रेट तो कम नहीं किया, लेकिन बात बता दी कि CNG सस्ता पड़ता है और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ज़्यादा। वही चीज़ NCERT में भी आपका लिखा हुआ है। क्लियर है ये सब पॉइंट। थर्ड, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। इसको समझाने के पहले एक लाइन रीड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लाइन है। इंडिया इज़ वेरी मच प्रिविलेज्ड, ध्यान से सुनना, टू हैव अबाउट 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बताओ, मे बी आपका घरों में ही ये लगा हुआ होगा या घर के सामने ही लगा हुआ होगा, और उसी दवाई का, उसी बीमारी का आप मे बी एलोपैथिक दवाई खा रहा होगा, क्योंकि हम लोग को नॉलेज ही नहीं है अपना कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में। और हम लोग उसको नेचुरली जो है, जिसमें सन लाइट सब दिन भर लगते रहता है, उसको इग्नोर करके हम लोग पैकेज दवाई खा रहे हैं, जो कि पता नहीं 6 महीना पहले पैक हुआ हो, नेचुरल चीज़ को छोड़ के, ठीक है। अबाउट 8,000 ऑफ दीज आर इन रेगुलर यूज इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इन फोक ट्रेडिशन। लेकिन हम लोग ये सबसे दूर है, बात ये है। तो इसमें ये बात बोलना चाह रहे हैं कि पहले का टाइम पे योगा, आयुर्वेदा, प्राणायाम, ये सब बहुत चलन में था। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग सब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ में इन्वॉल्व होने लग गए, एलोपैथिक दवाई में इन्वॉल्व होने लग गए। थोड़ा भी स्लो काम करता है तो हम लोग को वो चीज़ नहीं चाहिए। बट अब हम लोग वापस उसी में आने लग गए। कैसे? अब जब मार्केटिंग कंपनीज वाले लोग ऐसे बोल के मार्केटिंग करते हैं कि नीम है इसमें, या क्या बोलते हैं, हर्बल कॉम्पोजिशन है ये, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग को देखना चाहिए कि कितना एक्चुअल में उन लोग हर्बल दे रहा है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात इस पॉइंट पे बोलना चाह रहे हैं। बायो कंपोस्टिंग एंड बायो पेस्ट कंट्रोल, दोनों में बायो वर्ड कॉमन आ रहा है। तो बोल रहे बायो कंपोस्टिंग समझो, बोल रहे ये चाहत में कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा ले, हम लोग सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के थ्रू हम लोग उसको करना चाह रहे सिर्फ, क्योंकि ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन सब वेस्ट से आया था, ऑल्दो हम लोग के लिए हेल्पफुल था बट वेस्ट से आया था। तो इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो सिंपली आपको समझाता है। जैसे जो ग्रीन ग्रास हो गया, हम लोग जो सब्जी जो काटते हैं उसका भी वेस्ट बनता है, आलू का छिलका या कुछ भी प्याज वगैरह का छिलका हो गया, और पेपर वगैरह हो गया जो ऐसा फ्लॉसी ग्लॉसी ना हो, नॉर्मल पेपर टाइप का, वो सब टाइप का चीज़ को आप रखेगा। उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो फार्मर्स को और अच्छे से पता होता है, उन लोग आप कॉम्बाइन करके रख लिया, और उसमें एक हीट जनरेट होगा या इसमें कुछ प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। अब उसमें मिक्सचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, कितना ग्रीन डाल रहा है, कितना वो पेपर्स डाल रहा है, कितना ऐसा मैनी और ऐसा ऑर्गेनिक हो गया ना, सब चीज़ें सब डाल रहे हैं। प्लांट का भी आप डाल सकते हैं, और वेजिटेबल का जो टुकड़ा टुकड़ी जो वेस्ट बच जाते हैं वो, ये सब से एक बढ़िया बायो कंपोस्ट बन जाता है, जिससे आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा, सॉइल को भी हार्म नहीं करेगा, कॉन्टेमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइज़र जो डालते हैं वो वाला चीज़ तो हार्म कर देता है, सॉइल का फर्टिलिटी भी लूज़ करा सकते हैं। एक बार प्रोडक्शन बढ़ा दी, वो बात समझ रहे हैं, बट ऑर्गेनिक नहीं है, और खाने में भी थोड़ा वो केमिकल वगैरह जाता ही है जो बॉडी के लिए कार्सिजेनिक हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है जिससे। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये सब चीज़ का बात इसमें कर रहे हैं, बायो कंपोस्टिंग मतलब एकदम नेचुरल, एकदम ऑर्गेनिक वे में चला जाओ आप, सॉइल का फर्टिलिटी या सॉइल का ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। फिर बायो पेस्ट कंट्रोल, इसमें बेसिकली ये बात बोल रहे हैं कि
जो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है, जैसे अभी आप सर्च किया वर्मिन, पेस्ट, ये सब को ऑयल नहीं, क्या आउल वो जो रात को जगता है ना, आउल हो गया, स्नेक्स हो गया, पीकॉक हो गया, इन लोग खा खुआ के ख़त्म कर देता है। तो आपको पेस्ट कंट्रोल करने के लिए उसमें अलग से दवाई डालने का ज़रूरत नहीं है। नीम पत्ता बोला जाता है कि नेचुरल एक एंटी है ये सबका, ये सबको ख़त्म कर देता है नीम पत्ता, ठीक है, जो कड़वा वाला, मीठा वाला नहीं, कड़वा वाला नहीं, नीम पत्ता हो गया। तो ये सब चीज़ बहुत बढ़िया बायो पेस्ट कंट्रोल है, मतलब बायोलॉजिकली जो फ्रीली अवेलेबल है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। स्केयर क्रो भी लगाता है, जिससे वो क्रो वगैरह भाग जाता है, ऐसे करके जो होता है ना, वो वाला चीज़। तो हमेशा आपको केमिकल या कोई दवाई डालने का ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल प्रोसेस पे भी डिपेंड कर सकते हैं। बुक में तो स्नेक के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन स्नेक से थोड़ा हम लोग को थोड़ा क्या काफ़ी डर भी लगता है, तो उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन पीकॉक, आउल, ये सब चीज़ भी वर्मिन मतलब समझ गए, वर्मिन वो हो गया वाइल्ड एनिमल जो डेंजरस हो सकता है क्रॉप्स के लिए, वर्मिन पेस्ट ये सबको ख़त्म कर देता है। तो एक नेचुरल जो फ्लो है उस पर भी आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। एक बार इससे रीड कर देते हैं। Several types of pest controlling chemicals have been isolated from neem and these are being used. तो जब आप वो है तो आप नीम को इस सॉइल में गाड़ के यूज़ कर लो डायरेक्टली, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑन द सेम लैंड हैव ऑल्सो हेल्प फार्मर्स। वो वाला लाइन पढ़ देता है, एग्जाम्पल वाला लाइन सुनो ध्यान से। इसका एग्जाम्पल बुक में क्या दिया हुआ है, स्नेक्स आर वन ऑफ द प्राइम ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच प्रे अपॉन रैट्स, माइस एंड वेरियस अदर पेस्ट। तो उन लोगों का खात्मा हो गया जिससे आपको डर था, लेकिन स्नेक से हम लोग डरेगा, वो बातें अलग है। सिमिलरली लार्ज वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल आउल एंड पीकॉक्स, प्रे अपॉन वर्मिन एंड पेस्ट। और वर्मिन और पेस्ट जो है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन लोग बोल रहे हैं ये सब पे भी आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, आपको सिर्फ ये यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे सूटेबल नहीं है कंडीशन, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत यूज़ करना भी पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट पॉइंट, नंबर पॉइंट देखो, वो एक बार वापस हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। India, as you know, is hugely dependent on thermal and hydro power plant to meet its power needs. बोल रहे हैं कि इंडिया थर्मल पे और हाइड्रो पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है। थर्मल से हम लोग को मतलब नहीं है, हाइड्रो पे आता है। हाइड्रो का मतलब हो गया जो डैम्स वगैरह में, जो रिवर वगैरह में डैम्स बनाए जाते हैं, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उस चीज़ से। तो ये वाला पे डिपेंडेंट है, लेकिन बुक में बोल रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज नेचुरल फ्लो ऑफ जो वाटर है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को भी ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ को हम लोग को उतना प्रेफरेंस नहीं देना है। ऑल्दो ये सस्टेनेबल के नीचे लिखा है, बट ये इसको उतना प्रेफरेंस नहीं देना है। बोल रहे इससे बेटर है कि आप हाइडल में प्रेफरेंस दें। थर्मल तो अच्छा नहीं है, वो तो पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल वो सब जन के काम हो रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। हाइडल में क्या है? हाइडल में बेसिकली नेचुरल फ्लो ऑफ जो वाटर है उसको डिस्टर्बेंस नहीं दिया जाता है। झील होते हैं, अभी आप अरुणाचल वगैरह में चला जाओ तो वहाँ तो लोग जाते ही है वाटरफॉल वगैरह देखने के लिए। जो झील वगैरह होता है, माउंटेन एरिया होता है, उसमें जो नेचुरल एक वाटर फ्लो हो रहा है उसके नीचे नीचे इधर पंखा टाइप का लगा देता है। प्रॉपर प्रोसेस होता है, उससे जो एनर्जी आ रहा है बहुत तेज़ होता है ना, वहाँ तो जाने से रिस्क भी रहता है, लाइफ का भी रिस्क रहता है। तो उस चीज़ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना। इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत काम है अपना काम को करने के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सटल डिफरेंस दोनों का। और कौन सा बेटर है? हाइडल बेटर है, हाइड्रो उतना प्रेफरेबल नहीं है। क्लियर है? चैप्टर कंप्लीट है।